शिफ्ट एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर इलूसिडेशन यानी स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर किसी न्यूक्लियस का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो फिर उसकी पीक भी डिफरेंट आएगी स्पेक्ट्रम के ऊपर और मुख्तलिफ जगह पर आएगी। तो वहाँ से हमें उसकी लोकेशन से हमें अंदाज़ा होगा कि इस न्यूक्लियस का एनवायरनमेंट कैसा था। अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, HNMR की बात करें, तो उसमें भी यही है कि अगर कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम है जिसका एनवायरनमेंट किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम से मुख्तलिफ है तो फिर उन दोनों की पीक्स की पोजीशन भी मुख्तलिफ आएंगी। और यही बात हमने पिछली एग्जाम्पल में भी पढ़ी थी 1,2,2 ट्राइक्लोरो प्रोपेन में कि जो CH3 वाले प्रोटॉन्स हैं उनकी पीक डिफरेंट पोजीशन पर है और जो CH2 वाले प्रोटॉन्स हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट लोकेशन पर है, डिफरेंट उसकी डेल्टा वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है कि उन मिथाइल ग्रुप्स का एनवायरनमेंट और था और जो CH2 वाले जो हाइड्रोजन्स हैं उन हाइड्रोजन्स का एनवायरनमेंट और था, इसलिए दोनों की पीक्स डिफरेंट आई हैं। और किसकी पीक जो है वो डाउन फील्ड आएगी यानी लेफ्ट साइड पर आएगी और किसकी पीक हाई फील्ड अप फील्ड पर आएगी, ये भी उस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर पर उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा हाइड्रोजन डाउन फील्ड में यानी लेफ्ट साइड में पीक देगा और कौन सा हाइड्रोजन अप फील्ड में यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरफ जो है वो पीक देगा। तो ये डिसाइड करता है उस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में मेन चीज जो है वो क्या है कि वो हाइड्रोजन एटम कौन से एटम्स के साथ बॉन्डेड है, आया कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आया कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नेचर पे भी ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की पीक कहाँ है। आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो चीजें इफेक्ट करती हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे, इन हाइड्रोजन कहाँ उसकी केमिकल शिफ्ट, उसकी डेल्टा वैल्यू कहाँ आएगी, तो कौन से फैक्टर इस चीज पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट। लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट या आप इसे इंडक्टिव फैक्ट के मानों में भी कह सकते हैं, इंडक्टिव फैक्ट के मानों में भी ये बात ले सकते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल फ्लोराइड में डेल्टा वैल्यू 4.3 है, क्लोराइड में 3.1 है, ब्रोमाइड में 2.7 है और आयोडाइड में 2.2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं इसको मिथाइल फ्लोराइड को। इसमें जो ये जो प्रोटॉन है, 3 कार्बन के साथ जो 3 प्रोटॉन है हाइड्रोजन, इनकी डेल्टा वैल्यू ये आती है 4.3। तो क्लोरीन के केस में आती है 3.1। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ इधर फ्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, तो फिर डेल्टा वैल्यू भी चेंज होगी, डेल्टा वैल्यू भी चेंज होगी। इट मींस के हाइड्रोजन जो हैं वो कौन सी उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी, ये डिपेंड करता है कि उनके साथ दूसरे एटम्स कौन से हैं, इनका एनवायरनमेंट क्या है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और आगे आप ब्रोमीन में देखें तो ये वैल्यू और कम हो जाती है। और अगर आप CH3 के साथ आयोडीन लगा दें तो इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू और कम हो जाती है, हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो हम फ्लोरीन के बारे में आप सबको पता है कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और CH3F। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है 4.0 और ये इंडक्टिव फैक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इस पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। कार्बन जवाब में क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे बच्चों क्या होगा, इन हाइड्रोजन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी।
तो आप पिछला शील्डिंग वाला टॉपिक रिकॉल करें। अगर हाइड्रोजन्स पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। यानी जो सपोज ये हाइड्रोजन है तो ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो मैंने आपको बताया था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लाउड की डायरेक्शन ये होती है। अब इससे क्या होगा, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो पैदा हो रही है, जो कि इस फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में पैदा होती है, नीचे को इसकी डायरेक्शन जो है वो होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब कम होंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मिकदार भी कम होगी। जब इसकी मिकदार कम होगी तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है इससे इस न्यूक्लियस को कम बचाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है वो कम है। तो फिर ये आने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा असर करती है न्यूक्लियस पर। ठीक है, इस वजह से ये न्यूक्लियस जल्दी ही लो फील्ड में ही जो है इसकी स्पिन फ्लिपिंग हो जाती है, यानी ये लो फील्ड में ही एनर्जी अब्सॉर्ब करके लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाता है। साथ साथ में आपको स्पिन फ्लिपिंग का भी माइंड में होना चाहिए। इन्हीं दो टॉपिक्स माइंड में होने चाहिए, स्पिन फ्लिपिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो है, ये दो टॉपिक आपके माइंड में होने चाहिए, फिर आप ये चीजें समझ सकेंगे। तो जवाब में ये कम थी मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हुए पहले अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी वैल्यू देते हैं, फिर ऐसा ऐसा बढ़ाते जाते हैं। तो ये कम वैल्यू पे ही ये जो न्यूक्लियस है ये लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए डाउन फील्ड में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, डाउन फील्ड में, लो फील्ड में, कम फील्ड में। और आप पिछले टॉपिक को भी रिकॉल करें, डेल्टा वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ज्यादा डेल्टा वैल्यू को क्या मतलब है, डाउन फील्ड, और जीरो जो डेल्टा वैल्यू थी वो बिल्कुल राइट साइड पे थी, यानी वो अप फील्ड होती। और उससे अगर आप इस तरफ आए डाउन फील्ड की तरफ तो डेल्टा वैल्यू बढ़ती जाती है। अब बड़ी डेल्टा वैल्यू का क्या मतलब होता है, डाउन फील्ड। बड़ी डेल्टा वैल्यू का क्या मतलब होता है, डाउन फील्ड। तो ये जो CH3F में जो ये प्रोटॉन्स हैं ये ज्यादा डेल्टा वैल्यू पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं इसका कंपैरिजन अगर क्लोरीन से करूं तो क्लोरीन जो है इसकी तकरीबन 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो करता है लेकिन उतनी स्ट्रांगली नहीं करता जितनी स्ट्रांगली फ्लोरीन ने किया, लिहाजा ये कम इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन जवाब में हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। तो इससे यानी हाइड्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें कमी तो होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी फ्लोरीन की वजह से हुई। इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई न्यूक्लियस के गिर्द, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगी। तो वो फ्लोरीन पहले से ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है अब हाइड्रोजन के आसपास, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए लेकिन उतने नहीं जितने फ्लोरीन ने किए। तो पहले से ज्यादा होगी, लिहाजा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये भी पहले से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मैं एरो शो कर रहा हूं ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले की निस्बत ज्यादा फील्ड पैदा करें, लिहाजा ये इस न्यूक्लियस को आने वाली इस मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। तो ये फील्ड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये बचा रही है इस न्यूक्लियस को, लिहाजा आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि इस न्यूक्लियस की स्पिन फ्लिपिंग हो जाए। तो फिर ज्यादा फील्ड पर जाकर इसकी स्पिन फ्लिपिंग होगी, इसलिए थोड़ा सा अप फील्ड हम चले गए, यानी 3.2 पे। डेल्टा की वैल्यू कम होने का मतलब है अप फील्ड, डेल्टा की वैल्यू बढ़ने का मतलब है डाउन फील्ड, तो अप फील्ड हुए। इस तरह ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होती है और आयोडीन की और कम होती है। तो आयोडीन जो है वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस के आसपास जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है तीनों न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो ज्यादा फील्ड पैदा करेंगे, तो आपको ज्यादा अप्लाइड फील्ड देनी पड़ेगी
तो इसलिए हाई फील्ड में जाके, अप फील्ड में जाके ये स्पिन फ्लिपिंग होगी 2.2। तो जितनी वैल्यू डेल्टा की कम होती वो अप फील्ड है। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एटम्स बढ़ा देते हैं, यानी इन दोनों का आप कंपैरिजन करो, इधर 1 क्लोरीन है और इधर 3 क्लोरीन है, CHCl3। तो 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इससे कम ड्रॉ करेगा, जो 3 क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो फिर जो अब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम होगी। तो थोड़ी सी फील्ड, अप्लाइड फील्ड हम देंगे तो फिर वो उसकी स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी। तो इसलिए लो फील्ड यानी डाउन फील्ड में ये एब्जॉर्प्शन होगी। जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एटम्स बढ़ाएंगे उतना ही डाउन फील्ड यानी उतनी ही डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। I hope you understand this topic. Thank you for watching. Love.